Hey guys, welcome to my channel and if you are new here, let me quickly introduce myself. I am Swati and I am a training cabin crew of Air India Express. Recently I completed my Boeing aircraft training and anytime I have to go for FAM flight. FAM flight is basically in which you have to complete 4 sectors. I know about Air India Express I guess. Air India Express में तो 4 sectors करने पड़ते हैं जिसमें आपकी सीनियर कैबिन क्रू आपका टेस्ट लेती है। वो एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म में फिल करती है कि आपने इस सब्जेक्ट में आपका कितना नॉलेज है, इस सब्जेक्ट में आपका कितना नॉलेज है, आपको क्या क्या चीज़ें पता है। वो कुछ भी कहीं से भी कुछ भी पूछ सकती है एंड उस फॉर्म में कहीं पे भी नेगेटिव रिमार्क नहीं आना चाहिए और एल्स यू हैव टू गो फॉर दैट सब्जेक्ट ट्रेनिंग अगेन। तो अभी देखते हैं, आई एम स्टिल स्टडिंग अबाउट इट कि अभी कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। और अभी जितनी मैंने 3 महीने में पढ़ाई की है तो उसको मैं रिवीजन करती रहती हूँ बीच बीच में। फैम फ्लाइट तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है जब मैंने किसी का भी एक्सपीरियंस सुना है। तो अभी आई एम हेयर फॉर योर बेनिफिट कि आप अपना इंटरव्यू कैसे दोगे, आप अपना सिलेक्शन कैसे करवाओगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो लेट मी क्विकली स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग। अभी जब मैंने देखा था फॉर्म, तो मैंने फॉर्म देखा था 23 मई को। मैं बाहर गई हुई थी, मंदिर मैहर देवी गई थी मैंने फ़ॉर्म देखा, फ़ॉर्म आया हुआ है। मैंने फ़ॉर्म फिल किया उसी दिन, वहाँ से वापस आते हुए मैंने फ़ॉर्म फिल किया। मैंने फ़ॉर्म में देखा क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें मतलब चाहिए एज अ कैबिन क्रू। तो मैंने देखा कि आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और आपका आधार कार्ड होना चाहिए। मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लाइन बाय लाइन होने चाहिए। आपका 12th का मार्कशीट, येस 12th इज़ वेरी मैंडेटरी फॉर कैबिन क्रू। आपका 12th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए और 10th का भी मतलब मैंडेट है, बट 12th तो 12th होता है। अगर आप 12th नहीं करोगे तो आप 10th कैसे करोगे, कॉमन सेंस। तो आपका 12th का मार्कशीट होना चाहिए, आपका 10th का मार्कशीट होना चाहिए, आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। तो ये सारी चीज़ें एक लाइन से होनी चाहिए एंड आपके स्किन में प्लीज़ कोई स्कार ना हो तो बहुत अच्छा है। स्कार्स नहीं होने चाहिए। मुझे भी मेरे इंटरव्यू वाले दिन पता चला कि मुझे मेरे हाथ में स्कार भी है। तो मैंने फॉर्म फिल किया, उसमें देखा था मैंने वेन्यू आया था, मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट से फॉर्म फिल किया था। उसमें स्कैनर होता है, स्कैन करके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो स्कैन किया मैंने, फॉर्म में देखा मैंने वेन्यू कौन कौन सा है, दिल्ली था, जयपुर था। तो मुझे लखनऊ से दिल्ली और जयपुर काफ़ी पास था। मैं लखनऊ से हूँ तो फिर मैंने सोचा मैं काम करती हूँ, दिल्ली का फिल करती हूँ फॉर्म, क्योंकि दिल्ली का 29 मई को था। तो मैंने दिल्ली का फॉर्म फिल करने का सोचा, बट ये मुझे कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि वहाँ पे, क्योंकि वो इंडिया का कैपिटल है तो काफ़ी लड़कियाँ आएंगी वहाँ पे। मतलब आसपास से भी चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ से भी लड़कियाँ आती हैं दिल्ली पे, उसके आसपास वाले रीजन से। मैंने कहा चलो ठीक है, चांस लेते हैं, दिल्ली फिल करते हैं। तो मैंने दिल्ली का फॉर्म फिल किया, मैंने फॉर्म फिल कर दिया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ यार मैंने गलती तो नहीं कर दी, मुझे जयपुर फिल करना चाहिए था, क्योंकि दिल्ली में मे भी शायद मेरा सिलेक्शन ना हो। बहुत सारी लड़कियां होती है, कैसे अगर नहीं होगा तो मुझे थोड़ा सा तो आएगा, डिमोटिवेट हो जाऊँगी मैं। फिर उसके बाद मैंने उसी दिन दोबारा से फॉर्म फिल कर दिया जयपुर का। मतलब मैंने 2 फॉर्म फिल किए, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म्स होते हैं, कोई पैसा नहीं लगता, बस ऑनलाइन आपको फिल करना होता है। तो फिर मैंने फॉर्म फिल किया जयपुर का भी और दिल्ली का भी। अभी 29 मई को दिल्ली में था और उसके 2 दिन पहले मुझे मेल आया कि आपका फॉर्म अप्रूव्ड हो गया है एंड उसमें उन्होंने टाइम का डिटेल्स दिया एंड उसमें उन्होंने मुझे बोला कि मुझे क्या फॉर्मेट पहन के जाना है, क्या मुझे फॉर्मल पहन के जाना है, क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है। सो दिस इज़ द थिंग्स जो मुझे लेकर जानी थी एंड करके जानी है। अभी इसका मतलब मुझे आ गया था मैसेज, मेल आ गया मुझे इसका। फिर मैंने पापा से कहकर टिकट बुक करवाया दिल्ली का। तो मैं दिल्ली पहुंचने से एक दिन पहले 28 को मुझे फिर से मेल आता है कि वेन्यू क्या है। वेन्यू का मेल मुझे एक दिन पहले आता है। प्लीज़ आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि काफ़ी लड़कियां परेशान हो जाती हैं कि मेल नहीं आया, मेल नहीं आया, मैं कैसे जाऊँ। तो आप प्लीज़ अपना टिकट करवा लो। आप जब भी फॉर्म फिल कर रहे हो, आप जहाँ का भी फॉर्म फिल कर रहे हो, आप वहाँ का पहले टिकट करा लो। मेल ज़रूर आएगा और मेल नहीं भी आएगा अगर, तो फिर आप इंस्टाग्राम से पता करते रहो कि वेन्यू है क्या। काफ़ी लड़कियाँ कमेंट करती हैं वहाँ पे, आपको वहाँ से पक्का पता चल जाएगा कि वेन्यू क्या है। ऑल्दो मेल आएगा, ऑब्वियसली आएगा, तो इसका आप परेशान ना होना, मेल आ जाता है।
मुझे एक दिन पहले रात में आता है और मेरा अगला दिन इंटरव्यू है। मैं ऑलरेडी दिल्ली में थी, फिर मुझे वेन्यू पता चलता है, मैं वहाँ पे जाती हूँ एंड मैंने लड़कियाँ देखी, वहाँ की लड़कियाँ, इतनी सारी लड़कियाँ, मैं ऑलरेडी डिमोटिवेट हो चुकी थी वहाँ की लड़कियाँ देखकर। बट एक कहीं ना कहीं वो चार्म होता है ना आपके अंदर कि अभी कुछ ना कुछ तो अच्छा हो सकता है। मैंने फ़र्स्ट राउंड क्लियर किया। फ़र्स्ट राउंड था BMI राउंड ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है अगर मैं कहूँ, क्योंकि अगर आपका वेट सही है, आपकी हाइट सही है, तो BMI तो पहला राउंड क्लियर होना बनता है। लेकिन मेरा वेट उस टाइम पे ज़्यादा था थोड़ा सा, और मैंने कंट्रोल कर लिया था, मैंने काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लिया, मैंने 2 kg लूज़ किया था उस टाइम पे, तो मेरा BMI अच्छा आया था, हाइट भी अच्छी है। तो वेट आपका BMI आपका मतलब BMI का जो रेंज होता है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इट्स लाइक 24 होना चाहिए BMI, उससे ज़्यादा होगा तो इट्स नॉट गुड। तो मेरा 22 आई गेस 22 था मेरा BMI। आप अपना आप से कैलकुलेट कर सकते हो गूगल पर जाकर, BMI कैलकुलेटर, अपना हाइट डालो, आप अपना वेट डालो, तो आराम से आप अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हो। 18 से 24 के बीच में होना चाहिए BMI, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर गर्ल्स। तो BMI मेरा सही था, फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया। मैं सेकंड राउंड जाती हूँ। सेकंड राउंड उस दिन था स्कार चेकिंग और अनाउंसमेंट। तो स्कार चेक करते हैं वहाँ पे, दूसरे मतलब राउंड पर जाओ आप, तो वहाँ पे स्कार चेक करती है एक लेडी, एक मैम होती हैं, वो स्कार चेक करती है। उनके सामने एक हाइलोजन होता है, हाइलोजन के सामने वो स्कार चेक कर रही होती हाथ में, एंड शी सॉ स्कार विच आई हैवंट नोटिस्ड एवर। पता नहीं वो स्कार था कैसा, वो कब आया मुझे खुद नहीं पता। तो वो स्कार देखती है, फिर उसके बाद वो कुछ नहीं बोलती है, मुझसे अनाउंसमेंट करने को बोलती है। तो मैंने अनाउंसमेंट किया, अनाउंसमेंट मेरा अच्छा था, तो उन्होंने बोला कि यू जस्ट गो एंड वेट आउटसाइड। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, तो उन्होंने बोला कि प्लीज़ नेक्स्ट टाइम यू कैन ट्राई। मैंने कहा रिगार्डिंग व्हाट आई डिड, व्हाट वाज द मिस्टेक, प्लीज़ लेट मी नो अबाउट इट, कि हुआ क्या, कि आई कुड रिकवर इट। तो उन्होंने बोला कि यू हैव अ स्कार इन योर हैंड। मैंने कहा ओह स्कार, व्हाट स्कार, तो उन्होंने दिखाया। मैंने कहा ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच। फिर मैं आ जाती हूँ वापस। मेरा मूड काफ़ी ऑफ था क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया ये हुआ कैसे, और इतना छोटा सा स्कार, तो प्लीज़ डू मेक श्योर कि आप अपना स्कार अच्छे से हाइड करके जाओ, स्कार के साथ मस्ती मत ही करना। और फिर मैं घर आ जाती हूँ, दिल्ली में ही, मतलब मेरी मामी रहती है, मैं उनके यहाँ थी। मैं वापस आती हूँ, फिर मैंने कोई कुछ नहीं बोला, फिर शाम की रात की ट्रेन पकड़ के हम घर आते हैं। एंड मेरा मन नहीं था कि मैं अगर जयपुर का आए तो मैं जयपुर भी जाऊँ इंटरव्यू देने, लेकिन फिर ऑल ऑफ सडन मुझे लगा कि मैं जाती हूँ, कोई बात नहीं, नहीं होगा, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो फिर मैं दिल्ली जाती, मतलब फिर मैं बैठी रहती हूँ, पापा से बोलती हूँ मैं जयपुर का टिकट करा दो, तो उन्होंने जयपुर का टिकट कराया मेरा। मेल नहीं आया था मुझे, अभी तक मेल नहीं आया जयपुर का, तो मैंने जयपुर का टिकट कराया। जयपुर का टिकट कराते हैं पापा, और फिर उसके बाद मैं अगले दिन बोलती हूँ मुझे नहीं जाना। जयपुर में इंटरव्यू 4 को था और दिल्ली से हम वापस आए थे 29 को, जयपुर में 4 को था। फिर मैंने बोला पापा नहीं जाना, तो उन्होंने कैंसिल कराया। फिर उसके बाद मैंने बोला कि मुझे जाना है। इस बात पे मुझे बहुत डांट पड़ी घर पे कि क्या है नहीं जाना, जाना है नहीं जाना। तो मैंने कहा, फिर मैं बहुत रोई भी। मैंने कहा आप लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हो तो मेरा साथ कौन देगा। अगर मैं सोच रही हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं ऐसे ही मतलब डिमोटिवेटेड हूँ, अगर मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा मोटिवेट होना, मैं चाह रही हूँ जाना इंटरव्यू देना, आप लोग उसमें भी मेरा साथ नहीं दे रहे हो, उसमें भी आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने बोला, उन्होंने शांत कराया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, फिर से करते हैं, टिकट होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। तो टिकट हमारी कंफर्म हो गई एंड 4th को ही मेरा मतलब इंटरव्यू था, और मैं निकलती हूँ घर से 2 को मैं निकली घर से। 2 की रात की हमारी ट्रेन थी। तो मुझे अभी तक नहीं आया मैसेज कि मेरा इंटरव्यू है, और मेल नहीं आया मुझे इस रिगार्डिंग कि आपका अप्रूव भी हो गया है एप्लीकेशन, या फिर आपका क्या क्या वेन्यू है, कुछ नहीं आया। जब मैं जा रही थी, घर से निकल रही थी 2 को, रात में 12 बजे मुझे मेल आता है कि आपका ये वेन्यू है, आपका ये लोकेशन है, एंड आपका मैसेज अप्रूव, आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है। मैंने कहा वाओ, आई गॉट द थिंग, अब मैं जा सकती हूँ आराम से, अब कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा सा टेंशन रहता है अगर नहीं आया है, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं जाती हूँ 4th को, एंड इतनी भीड़। मैंने कहा ओके ठीक है, कोई बात नहीं, भीड़ ही तो है, कर लेंगे, अब की वो हो जाएगा। भीड़ वहाँ पे भी काफ़ी थी। मैं लोकेशन पर जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि टाइम काफ़ी लग रहा था, 9 बजे, 9:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था, और वहाँ पे 11:30 12 बज गया था, अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं होता। सारी लड़कियाँ अपना अपना रिज्यूमे लेकर खड़ी थी। फिर
कुछ बैठ भी गई नीचे, कोई मतलब चेयर इतनी सारी थी लेकिन लड़कियां ज़्यादा थी चेयर के मुकाबले, तो लड़कियां बैठ नीचे ज़मीन पे बैठ गई, कुछ ऊपर बैठी हैं, मुझे नहीं मिली चेयर। तो मैं खड़ी थी, मैंने कहा यार मैं स्कर्ट पहनी हूँ, मैं बैठूँ कैसे नीचे, थोड़ा सा तो अनप्रोफेशनल लग रही है। तो फिर मैं नहीं बैठी, मैं वेट कर रही थी कि कब कोई आए बुलाए कि फ़र्स्ट राउंड तो एटलीस्ट स्टार्ट हो। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, आई गेस मैंने सिर्फ खीरा खाया था एक, तो मैंने नहीं खाया कुछ, मैं वेट कर रही हूँ। फिर ऑल ऑफ सडन एक कॉल आता है कि फ़र्स्ट राउंड स्टार्ट हो गया है, आप लोग क्यू बना लो एक। तो हम लोग ने क्यू बनाई, फिर क्यू इतनी लंबी थी तो फिर मैंने स्टार्ट मतलब खड़े होना ही नहीं सोचा। मैंने कहा मैं क्या खड़ी हूँ यहाँ पे, इतनी लंबी ऑलरेडी लाइन है, जब ये ख़त्म होगी तो मैं स्टार्ट करूँगी, मैं खड़ी हो जाऊँगी वहाँ पे। मैं खड़ी होती हूँ, मेरा इंटरव्यू स्टार्ट होता है एंड मेरा BMI स्टार्ट होता है अप्रॉक्स 2 और 3 o'clock पे। मैंने दिया BMI क्लियर हो गया, उसका मुझे कोई खुशी नहीं था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो तो होना ही था क्लियर। फिर उसके बाद सेकंड राउंड यहाँ पे दूसरा था। सेकंड राउंड यहाँ पे वो पर्सनल इंटरव्यू ले रहे थे कि आपसे वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि उन्होंने एक मेल था एक फीमेल थी, वो दो करके क्वेश्चंस पूछ रहे थे एंड उसको आपका आंसर देना था। तो उन्होंने मुझसे पूछा था क्वेश्चंस वाई कैबिन क्रू। मैंने बोला सर, as my name is Swati and the meaning of my name is the brightest star which somehow connects and motivates me to join aviation as a crew। उन्होंने पूछा why Air India Express, तो मैंने बोला सर I wanted to be represented by my birthland's name। उन्होंने कहा ओके फाइन। तो उन्होंने मुझे ए दिया, ए से सेलेक्ट था, बी से डिससेलेक्ट था। तो उन्होंने मेरे रेज्यूमे में मतलब उन्होंने रेज्यूमे देखा तो उन्होंने मेरे रेज्यूमे पे ए लिखकर आगे बोला। उन्होंने कहा कि आगे आप जाओ। फिर मैं आगे गई। मैं उस टाइम पे खुश थी कि चलो मेरा सेकंड राउंड क्लियर हो गया। एंड उस टाइम पे पता नहीं मुझे रैंडम ही आंसर आया था, मुझे नहीं पता था कहाँ से मैंने आंसर दिया, बट अच्छा लगा मुझे। फिर उसके बाद मैं थर्ड राउंड पे जाती हूँ। तो थर्ड राउंड था हमारा वर्सेंट टेस्ट। वर्सेंट टेस्ट में क्या होता है कि आपको अपने मोबाइल ऐप पे वर्सेंट ऐप डाउनलोड करना होता है। वो लोग एक 10 नंबर देते हैं, वो 10 नंबर हमें डालना होता है उस पर। एंड इंग्लिश टेस्ट होता है, वो आधे घंटे का इंग्लिश टेस्ट आपको मोबाइल ऐप पे देना होता है। इंग्लिश टेस्ट बहुत ही सिंपल होता है, बस आप ये क्लियर रखना कि आपका जो ईयर प्लग है, आप ईयर प्लग लेकर जाओगे वहाँ पे, आपका ईयर प्लग अच्छे से वर्क करना चाहिए, वर्केबल कंडीशन में होना चाहिए, उसकी आवाज़ वहाँ तक ऑडिबल होनी चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा सा लैग करके आवाज़ जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अदरवाइज़ आप तो गए, आपकी इंग्लिश चाहे जितनी भी अच्छी हो लेकिन आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। वो आपका एक भी नहीं सुनेंगे, तो आप अपना ईयर प्लग अच्छे से लेकर जाना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो फिर मेरा वर्सेंट टेस्ट होता है, वर्सेंट टेस्ट में भी मैंने क्लियर कर लिया। वर्सेंट टेस्ट भी अच्छा ईजी था, इतना मुश्किल नहीं होता। आप में फ्रेजेस दिए होते हैं, आपको उन्हें रिफ्रेज करना होता है, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं अपोजिट पूछ लेता है कभी, तो अपोजिट बताना होता है। स्टोरी डिटेलिंग होता है कि स्टोरी सुना देगा एक लंबी सी, तो आपको वो स्टोरी को रिक्रिएट करके दोबारा से सुनानी होती है। और काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं, मैं अभी याद भी नहीं आ रहा है मुझे ये सब कि और भी इजी क्वेश्चंस थे। कोई भी नॉर्मल वर्ड का आपको एनोनिम बताना होगा, कोई भी नॉर्मल वर्ड का आपको सिनोनिम बताना होगा, यही सारे क्वेश्चंस होते हैं। एंड फिर उसके बाद मेरा थर्ड राउंड भी क्लियर होता है, मैं उसमें खुश हो जाती हूँ यार कि मेरा थर्ड राउंड भी हो गया। अभी फोर्थ राउंड था, वो पर्सनल और डायरेक्ट इंटरव्यू, तो उसमें जाते हैं सारी लड़कियां जाती हैं जिनका सिलेक्शन हुआ था। फिर मैं गई, फिर मेरे से क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे कि डिड यू गिव इंटरव्यू इन दिल्ली, सो आई सेड यस आई गिव। तो उन्होंने बोला कि व्हाट हैपेंड व्हाई यू गॉट डिसलेक्टेड ओवर देयर। तो आई टोल्ड देम कि आई एक्चुअली हैव अ स्कार ओवर हियर। तो ही सेड वेयर, तो आई शोड हिम, मैंने कहा ये दिस वाज अ स्कार। तो उन्होंने बोला कि रियली दिस स्कार हु टुक योर इंटरव्यू। मैंने बोला कि आई डोंट नो हर नेम बट शी सेड दिस इज़ अ मेजर स्कार। तो ही सेड कि ओके नो इशूज़, देन व्हाट टुक यू हेयर एट जयपुर। मैंने कहा माई पैशन फॉर एयर इंडिया एक्सप्रेस, माई पैशन फॉर बीइंग अ क्रू टुक मी हेयर फ्रॉम लखनऊ टू जयपुर। तो पहले ही आस्क्ड मी द क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज why you haven't went to Delhi and you straight come at Jaipur, what happened and what took you at Jaipur, what took you here at Jaipur. So I answered him कि my passion for being a crew took me here for being a crew, and actually I gave interview at Delhi also. The thing I got deselected there was this scar. तो this was the thing, मैंने उनको बताया ये, उन्होंने कहा ओके फाइन। फिर उन्होंने पूछा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ,
तो मैंने उनको अच्छे से इंट्रोड्यूस किया अपने बारे में। आप अपने बारे में कुछ भी अच्छा अच्छा बोल सकते हो, आप अपने नेम का मीनिंग बता सकते हो उनको, और उसको प्लीज़ रिकलेक्ट करके एविएशन से कलेक्ट करो आप, कि आप एविएशन से कैसे कनेक्ट कर रहे हो अपने नाम को। थोड़ा सा भी आप अपना सेंस लगाओ या फिर नेट पे सर्च करो, या कुछ तो यूनिक होना चाहिए। एंड प्लीज़ ये नहीं बोलना कि दिस वाज माय चाइल्डहुड ड्रीम, बहुत ही कॉमन है, तो इससे अलावा कुछ और बोलो आप। तो चाइल्डहुड ड्रीम को हटाओ और कुछ अच्छा सोचो इसके बारे में। ऐसा मैंने बोला, अच्छा सा इंटरव्यू दिया अपना। एंड फिर उन्होंने बोला मुझसे कि स्वाति, विल यू बी ओके इफ़ यू आई पोस्ट यू ऑन सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मैंने कहा येस ऑफ कोर्स आई विल बी, ऑल्दो इन माई माइंड, बैक ऑफ माई माइंड आई वॉज रियली वेरी अपसेट अबाउट दिस, कि मुझे नहीं जाना साउथ, मुझे नहीं खाना इडली वड़ा सांभर डेली। और फिर उसके बाद आई सेड येस आई विल बी, एंड ही सेड थैंक यू फॉर द डे। एंड फिर उसके बाद मैं जाती हूँ वापस, बैठती हूँ इंटरव्यू हॉल पे। वहाँ से फिर सारी लड़कियों का इंटरव्यू हो रहा होता है एंड मुझे मैसेज आता है, एक सर आते हैं, वो बोलते हैं सर, कुछ पर्टिकुलर नाम लेते हैं वो, उसमें मेरा भी नाम होता है। उन्होंने बोला प्लीज़ कम आउटसाइड। ओके, क्यों बाहर बुला रहे हैं? तो उसमें 25 लड़कियाँ थी, 25 लड़कियों का वो नाम लेते हैं। हम लोग बाहर जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि गाइज प्लीज़ कम नेक्स्ट टाइम एंड दिस वॉजंट योर डे टुडे। तो मैंने कहा ओके शिट, अब तो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी आगे भी है। लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गई थी, मैं काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था मुझे, डिमोटिवेशन सा हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोग रो रहे थे, मैं भी रो रही थी। एंड सर बोलते हैं कि गाइज यू आर ऑल डन, मतलब लाइक सब हो गया है तुम्हारा, यू गाइज डिड इट एंड ओके फाइन गुड। और फिर मैं रोने लगी, मैं कसम से बहुत रोई मैं उस टाइम पे। ये होता है दिन, मतलब अच्छा था दिन मेरा उस दिन का। और शाम के 6:30 बज रहे थे, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, कुछ मन नहीं कर रहा था खाने का, मैं बहुत खुश थी। फिर मैं वापस आती हूँ, फिर मम्मी को मैंने केक खिलाया, मैंने सेलिब्रेट किया अच्छे से और बहुत खुश थी मैं। फिर उसके एक दिन पहले, मैं जब जयपुर में एक दिन पहले ही पहुँच गई थी, मेरी सेकंड की ट्रेन थी, 4th को इंटरव्यू था, 3rd को मैं खाटू श्याम जाती हूँ। और मैंने भगवान जी से बोला कि भगवान जी प्लीज़ अच्छे से देना, मतलब अच्छे से हो, मेरा दिन अच्छा हो जाए कल का। मैं रात को वहाँ से वापस आती हूँ, रात खाटू श्याम से रात को वापस आती हूँ मैं 1 बजे। फिर सुबह 7:30 बजे मैं रेडी होकर इंटरव्यू देने भी चले जाती हूँ। 9 बजे का टाइमिंग था, थोड़ा सा दूर था, डिस्टेंस दूर था, तो मैं रेडी होकर जाती भी हूँ वहाँ पे। फिर भी सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया होता है, तो कहीं ना कहीं होता है ना, लक और भगवान और फिर मेहनत आपकी, तो ये तीनों ने साथ दिया, अच्छे से हो गया मेरा। और फिर उसके बाद वो लोग बोलते हैं, मतलब उन लोग ने ग्रुप बना दिया हमारा व्हाट्सएप पे, जितनी लड़कियां सिलेक्ट हुई थी उन्होंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दिया उनका कि आप एक टच में रहो। फिर उसके बाद हम लोग घर आते हैं। फिर उसके बाद घर आने के बाद हमें पता चलता है, हम लोग को मैसेज आता है मेडिकल्स के रिगार्डिंग कि आपको मेडिकल्स देना है। 4th को हमारा ये होता है मेडिकल्स का, उन्होंने 17th को मेल दिया कि आप 17th को आपका मेडिकल है दिल्ली में। फिर मैं दिल्ली का टिकट कराती हूँ, फिर मैं दिल्ली जाती हूँ मेडिकल के लिए। वहाँ पे आपका खुद का पैसा लगेगा, वो लोग आपका रिम्बर्समेंट नहीं करेंगे। वहाँ पे आपका आराम से 17,000 रुपये लग जाएगा। 17,000 रुपये मान के चलो, 20,000 मान के चलो, 17,000 लगभग लगता है। और कुछ लड़कियों को वो बोल देती हैं कि आपका दोबारा से होगा, आपका ये प्रॉब्लम आ गया, आपका वो प्रॉब्लम हो गया है, तो दोबारा से आपको भी कुछ टेस्ट कराने पड़ जाएंगे। तो थोड़ा सा ख्याल रखना अपना प्लीज़, हीमोग्लोबिन बढ़ा लेना और अच्छे से जूस वूस पीना कि आपका मेडिकल्स तक आपका अच्छे से खून बढ़ जाए। हीमोग्लोबिन कम नहीं होना चाहिए, वो हीमोग्लोबिन कम में 1% भी नहीं छोड़ती हैं। आपका आई पावर का कोई इशू नहीं है, आपका आई पावर भी कम होगा तो चलेगा क्योंकि लेंस लगाना अलाउड है। मेरा एक्चुअली में आई पावर काफ़ी कम है, आपने भी मेरे वीडियोस में देखा होगा शॉर्ट्स वीडियो में कि मैं चश्मा लगाती हूँ, मेरा -2 है, तो इतना चलता है। और -2 तक वो लेते हैं। और मेरी फ्रेंड है उसका -3 है, तो उसको भी ले लिया था उन्होंने। तो आप उसको उसके रिगार्डिंग डरने का कोई ज़रूरत नहीं है आपको। चश्मा भी आप अगर लगाते हो तो इट्स ओके। और आपका कान प्लीज़ बैक्स अपना निकाल के जाना। और नोज़ का भी वो चेकअप करते हैं कि आपका नोज़ में बीच में ब्लॉक नहीं होना चाहिए। कुछ लड़कियों को बीच में माउंटेन का स्ट्रक्चर है नोज़ के अंदर, तो उसका भी कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने दोबारा से टेस्ट लिया उनका एंड पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाके उसमें कोई इशू नहीं होता है, ऑल्दो क्लियर कर देते हैं। तो मेडिकल हमारा क्लियर होता है
मेडिकल में एक दिन क्या बोलते हैं, मेडिकल वो लेती हैं, अगले दिन वो रिज़ल्ट अनाउंस करती हैं। तो आप प्लीज़ आराम से 2 दिन का बना कर जाना प्लान। अगर आप मेडिकल के लिए जा रहे हो 2 दिन आपको लगेगा मेडिकल्स में। फिर उसके बाद हमारा मेडिकल्स होता है, अगले दिन हम लोग को मैसेज आता है कि कुछ लड़कियों को मैसेज आता है कि आप लोग सुबह के टाइम आना, इतने टाइम आप लोग को आना। तो फिर मैं डर गई थी, मैंने सोचा कि ये सुबह कुछ लड़कियों को क्यों बुला रही हैं। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था ये हो क्या रहा है, कि शायद ये कुछ लड़कियों को बुला रही है कि इनका सिलेक्शन हो गया है या फिर नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता। फिर जब मैं अभी सुबह पहुंच गई, मैंने कहा एटलीस्ट कुछ तो नॉलेज मिलेगा, कुछ तो पता चलेगा इस बारे में कि हो क्या रहा है, सुबह के टाइम क्यों बुला रहे हैं कुछ लड़कियों को। तो सुबह के टाइम मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ तो मुझे पता चलता है इन लोग को दोबारा से रीटेस्ट देना है, कुछ इन लोग को दोबारा से करवाना है, कहीं और ले जाकर करवाने वाले हैं ये। और क्या है, किस बारे में है, मुझे इसका भी नॉलेज नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, तो उन्होंने बोला कि इनका हीमोग्लोबिन कम है। मैंने कहा ओके ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा क्लियर हो रही थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था अपने आँखों का, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सारा बॉडी ओके है, बट लेकिन कभी कुछ नहीं पता चलता है ना कि बॉडी में प्रॉब्लम क्या क्या है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, मेरे को आईसाइट का थोड़ा सा डर था कि शायद ना लें वो और कुछ बोल दें, तो फिर उसका थोड़ा सा डर लग रहा था। लेकिन उसका हीमोग्लोबिन कम था, उसके निकाल दिया। फिर एक लड़की को बोला कि गायनेक के पास जाना है दोबारा से, उसको गायनेक के पास भेज दिया दोबारा से। फिर किसी को बोला कि आपका नोज़ में बीच में ब्रिज है तो उसकी वजह से उसको निकाल दिया। एक को बोला थोड़ा सा कम सुनाई देता है उसको, तो उसको निकाल दिया। टेस्ट काफ़ी होते हैं, प्लीज़ परेशान ना होना। सुबह के टाइम आप लोग जाओगे वहाँ पे टेस्ट देने 9 बजे करीब, तो आप वापस आओगे रात में 7:30-8 बजे करीब। अल्ट्रासाउंड आपका होगा 5:30-6 बजे करीब। उसके बीच में आपको कुछ नहीं खाना है, सिर्फ पानी पीना है, पानी पीना है, पानी पीना है, पानी पीना है। तो थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन यही सब है ना, स्ट्रगल तो बाद में अच्छा लगेगा जब आप क्रू बन जाओगे। फिर उसके बाद ये सब होता है एंड अगले दिन रिज़ल्ट शाम को अनाउंस होता है 6:30-7 बजे। जो लड़कियां बैठी होती हैं उनको एक बार बुलाते हैं वो ऊपर, और फिर उसके बाद हमें बताते हैं कि DGCA का हमारा क्लास 2 का मेडिकल क्लियर हो गया है एंड वी आर फिट टू फ्लाई। और फिर हमें बाद में रात में मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, हमारी HR वो मैसेज करती है हमें कि प्लीज़ गाइस बी रेडी फॉर योर ट्रेनिंग्स। तो हम लोग बोलते हैं इतनी जल्दी ट्रेनिंग, क्योंकि 17 हो रहा है और ये ट्रेनिंग की बात अभी से कर रही है। तो फिर उन्होंने बोला कि अगले हफ्ते आप लोग को ट्रेनिंग पे आना है। मैं कहा ओके अगले हफ्ते आना है, मतलब फैमिली के साथ कोई टाइम ही नहीं मिला। लेकिन अच्छा था, अच्छी बात है ना, थोड़ा सा पता चल गया हमें कितना टाइम लगता है। और इतना भी अगर हमें कितना भी टाइम मिले तो फैमिली के साथ कम ही लगता है, तो हमें फैमिली के साथ टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। और 10 दिन का आपका एकोमोडेशन रहता है, 10 दिन आपका होटल में खाना पीना रहना आराम से फ्री। और उसके बाद आपको खुद से आपका ढूंढना पड़ेगा रहना ठिकाना 3 महीने के लिए। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब तक मैं होटल में थी तब तक मैं ठीक थी। फिर उसके बाद मुझे कोई बिजली का प्रॉब्लम नहीं था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। फिर उसके बाद मैंने जहाँ पे PG लिया अपना, वहाँ पे मुझे पता नहीं, उस टाइम पे तो बारिश का टाइम था, जुलाई था, तो ऑब्वियसली बारिश तो होनी ही होनी है। आप कहीं पे भी इंडिया के कोने पे हो तो उसी रात इतनी बारिश हुई, जिस दिन मैंने शिफ्ट किया 7 बजे अप्रॉक्स मैंने शिफ्ट किया, इतनी बारिश मैं परेशान हो गई थी। तो मुझे लगा यार मेरा स्ट्रगलिंग फेज़ कितना गंदा है, बारिश की वजह से लाइट भी चली गई PG में, मैं इतना परेशान थी। अगले दिन मुझे फिर जाना है एकेडमी बहुत प्यारी है, आपको ज़रा सा भी फैमिली का याद नहीं आएगा जब तक आप एकेडमी में रहोगे। तो उससे रिलेटेड कोई भी परेशानी की नहीं है ज़रूरत। और एकेडमी में आपकी वेरियस ट्रेनिंग्स होती हैं, आपकी सेंट्रिसिटी की क्लास होती है जिसमें आपकी इंग्लिश कन्वर्सेशन होता है, एफसेक होता है। एफसेक के लिए आपको वो बैंगलोर भी भेज सकते हैं। मैं तो बैंगलोर गई थी और किसी भी बैच को मौका नहीं मिला बैंगलोर जाने का, मेरा बैच बैंगलोर गया था। बैच में 25 स्टूडेंट्स ही रहते हैं, एक बैच में 25 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। इससे परेशान ना होना कि आपके इंटरव्यू में कितने लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। इंटरव्यू में बहुत सारे लोग सेलेक्ट होते हैं, लेकिन मेरे टाइम पे जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो एक टाइम पे मतलब कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके बता रहे थे। तो जब मेरे टाइम पे सिलेक्ट हुए तो 25 सेलेक्ट हुए, फिर दोबारा उन्होंने बताया तो 25 को बताया, तो ऐसे करके उन्होंने 3-4 सेट में बच्चे निकाले थे। उस दिन काफ़ी बच्चे थे, लेकिन 20-25 करके वो ग्रुप बना के निकाल रहे थे। तो मेरा बैच 25 स्टूडेंट्स का है, 25 स्टूडेंट्स का एकेडमी में बैच होता है हर एक बैच। तो अभी माय बैच इज़ 113 एंड लेट्स सी आप में से कौन आता है आगे कंटिन्यू करता है बैचेस को। मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है, अभी मैं फैन फ्लाइट में जाने वाली हूँ।
हाँ प्लीज़ सेफ्टी के एग्ज़ाम से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे इंस्ट्रक्टर्स होंगे वो सब यही बोलेंगे अभी आपका हनीमून पीरियड चल रहा है एकेडमी में, लेकिन आप जब सेफ्टी का एग्ज़ाम दोगे तो बहुत डर के रहना है, बहुत डर के रहना है। मैं भी बहुत डर के थी, मैं भी बहुत पढ़ाई करती थी। हाँ, पढ़ाई प्लीज़ करना, इसीलिए आपका एग्ज़ाम आपको ईजी लगेगा, लेकिन इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वो हुआ बना देते हैं एक चीज़ का कि सेफ्टी का एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है। मुझे तो अच्छा लगा क्योंकि शायद मैंने पढ़ाई कर रखी थी ज़्यादा, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग पेपर होता है और बहुत ही ईजी होता है। अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो आपको बहुत सब कुछ ईजी लगेगा। वाइवा भी उसका अच्छा होता है, इतना भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। कुछ इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनको वर्ड टू वर्ड चाहिए होता है जैसे कॉपी में लिखा हुआ है, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनको लगता है कि आपको समझ में आना चाहिए, बस आप चाहे जैसा बोलो। तो मेरे साथ ये सिचुएशन थी कि वो समझने वाला कंसेप्ट मेरा इंस्ट्रक्टर रखा हुआ था, उनको था कि आप समझ के बोलो, अच्छे से बोलो। और प्लीज़ कैबिन क्रू बनने के लिए कोई भी फ्रैंक पेन या कोई भी एकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इतना भी मुश्किल नहीं है कि आपको ये एकेडमी ज्वाइन करा रहे हो, और उन सब चीज़ों का कोई भी काम नहीं आने वाला है ट्रेनिंग के पीरियड के टाइम पे। बहुत ही इजी होता है, आप कैबिन क्रू इंटरव्यू अच्छे से दे सकते हो अगर आपने अच्छे से 12th पास किया है, अगर आपकी इंग्लिश पे अच्छी कमांड है। So that's it for today. Bye bye. See you in the next video. And if you have any doubts regarding cabin crew, so please do ask me. Thank you and do subscribe my channel.